अभी जो सवाल हम बताने वाले हैं ये एक पेज है और इस पेज में मात्र 10 क्वेश्चन है और इस पेज में दो चर वाले रैखिक समीकरण, बहुपद और वास्तविक संख्या, इस तीनों से इस पेज में क्वेश्चन डाला हुआ है। 10 क्वेश्चन है और मेरा दावा है इससे 12 नंबर का क्वेश्चन परीक्षा में आएगा। कितना? 12 नंबर। 15 नंबर का भी आ सकता है लेकिन मिनिमम 12 नंबर का जरूर आएगा। और ये 12 नंबर का क्वेश्चन जो बना लेगा, इस तीनों एक्सरसाइज से ऑब्जेक्टिव भी रहते हैं परीक्षा में, तो कम से कम जो है ऑब्जेक्टिव 7-8 नंबर का ऑब्जेक्टिव तीनों से रहेगा। तो 7-8 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा तो 7 या 21 20 नंबर मान लो। तो यदि इस तीनों एक्सरसाइज पर कमांड हो जाए तो तुमको 30 नंबर मैथ्स में कोई काट नहीं सकता है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इसके अलावा भी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन है ये आने ही आने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है 196 और 38,220 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग द्वारा। अब देखो क्या करना है, 38,220 में 196 से भाग देना है। 2 बार में लगाएंगे ना, तो मान लो ये 200 है, तो 200 को 2 से करेंगे तो 400 होगा। 400 में 8 घटा ले, क्योंकि देखो इसमें कितना कम है, 200 में 4, तो दुगुना कर रहे हैं तो 8 घटा लेंगे, यानी 392 होगा। यहाँ क्या है 382, तो एक ही बार में लगेगा। ये भी लॉजिक है, साधारण आदमी नहीं सोच सकता है, बड़ा बड़ा भाग और गुना आ जाएगा तो अटकल रहे। यहाँ क्या करना है कि एक बार में लगाएंगे 192 आएगा, 196 सॉरी, घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 में से 6 गया 6 और ये बच गया 17 में से 9 गया तो 8, ये 3 में से 1 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1। ओके, गलती हो गया था कि 2 में से 1 गया तो 1, 186 आ गया है। अब हमको बताओ कि ये अगर 186 आ गया तो हम इसको शेषफल मान लेंगे और तोड़ देंगे। अभी और बचा हुआ है ऊपर से उतारने के लिए, 2 उतरेगा। अब 2 उतरेगा तो कितना बार में लगेगा, 19 है। हमको 196 को पूरा देखना है, उसमें पहला अंक देखना है 1 का पहाड़ आता ही नहीं करता है। अब देखना है 19 का पहाड़ आता है, इसमें 2 अंक पकड़ना है, इसमें 3 अंक पकड़ना है। 19 नमा 71 से होता है 171, तो 9 मर्तबे लगाएंगे। यहाँ 186 है, वो जो एगो अंक और बचा हुआ है, यदि उसको 9 से गुना कर देंगे तो कुछ हासिल पासिल आएगा, तो 186 के करीब करीब पहुंच जाएगा। हम 9 से लगा के ट्राई करेंगे, गुना करके देखेंगे। तो 9 से लगाएंगे तो 9 छा के 54 के 4 होगा, हासिल 5 है। 19 नमा 171 होगा, 171 और 5 कितना होगा, 176 होगा। 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, और ये खत्म हो जाएगा, ये 0 उतरेगा। अब देखो 19 पचे कितना होता है, 95, 6 5 30, 30 का हासिल 3 होगा, अब 95 और 3 कितना हो जाएगा, 98। तो हम समझते हैं कि ये 5 बार में लगेगा, ये 980 हो जाएगा। शेष कितना आ गया, 0। या तो शेष इससे छोटा होना चाहिए या 0 होना चाहिए। जब 0 शेष होगा उस केस में HCF जो है भाजक होगा। यहां पर देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, प्रमेय A बराबर BQ प्लस R से क्या होगा, 38,220 बराबर 196 गुने 195 प्लस 0। इसीलिए चूंकि R इजिकल टू 0, इसीलिए HCF इजिकल टू 196। हरदम की नोटे 0 होगा, यही होगा। इतने वो सवाल था 5 नंबर, बताओ अब बनेगा कि नहीं। लेकिन अगर 867 और 255 का रहेगा तब क्या करेंगे, उसमें भाग देंगे और प्रत्येक स्टेप में यूक्लिड लगाएंगे, वहां भी पूरा भाग नहीं देने लगे। मेरी बात समझेगी नहीं। दूसरा सवाल है कि दर्शाएं कि कोई धनात्मक पूर्णांक
6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में लिखा जा सकता है। एकदम डिट्टो जैसे हम बता रहे हैं उसी तरह से बनाना है। दूसरा यहां लिखेंगे माना b बराबर 6, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय a बराबर bq+r में, यहां से है यहाँ में है, जब r बराबर 0 होगा तो a बराबर हो जाएगा 6q, क्योंकि 6q+r है, bq+r है, तो b के जगह 6 और q के जगह q, r के जगह 0। समझे या नहीं? लिखेंगे जब q पूर्णांक है तो 6q क्या होगा? 6q सम संख्या होगा। अब देखो यहां लिखना है जब r बराबर 1 तो a बराबर क्या हो जाएगा? 6q+1। लिखेंगे जब 6q सम संख्या है तो 6q+1 क्या होगा? विषम होगा कि नहीं? अब फिर r बराबर 3, पुनः r बराबर 3, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 6q+3। जब 6q क्या है? 6q सम संख्या है तो 6q+3 क्या होगा? विषम संख्या होगा। अब पुनः r बराबर क्या होगा? 5, तो a बराबर क्या होगा? 6q+5। यहां लिखेंगे जब 6q सम संख्या है तो 6q+5 विषम संख्या होगा। तब लिखेंगे अतः किसी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में लिख सकते हैं। तो दूसरा नंबर सवाल में ऐसा सवाल रह सकता है बोर्ड में कि यहां पे लिखा है ना कि दर्शाएं कि किसी धनात्मक समपूर्णांक को 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। इस पर एक सवाल रह सकता है, कैसा कि दर्शाएं कि किसी धनात्मक समपूर्णांक को 2q और विषम पूर्णांक को 2q+1 के रूप में लिख सकते हैं। तो जो ये लिखे ना सम, यहां लिखे ना 6q सम है, ये लाइन 2q सम है होगा और 2q+1 विषम होगा, तो दुइये लाइन हुआ। और तब लिखना है अतः किसी धनात्मक समपूर्णांक को 2q और विषम पूर्णांक को 2q+1 के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? ऐसा सवाल रह सकता है कि किसी धनात्मक समपूर्णांक को 4q और विषम पूर्णांक को 4q+1 और 4q+3 के रूप में लिख सकते हैं। 3 गो रहेगा, तो 4q सम है, 4q+1 विषम है, 4q+3 भी विषम है। 3 स्टेप हो गया। अतः किसी धनात्मक समपूर्णांक को 4q और विषम पूर्णांक को 4q+1 और 4q+3 के रूप में लिख सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? घन और वर्ग वाला नहीं पूछेगा। क्लियर है? और जहां भी हम अभी तक में जितना एक्सपीरियंस लिए हैं, जितना देखे हैं, उसमें कहीं पर चर्चा नहीं है। वैसे बनाने के लिए तुमको हम क्लासरूम में बताए, अभी परीक्षा की तैयारी संदर्भ में हम तुमसे बात कर रहे हैं, इसीलिए हम उस पर बात नहीं करेंगे जो प्रोबेबल नहीं है। तीसरा है सिद्ध करें कि √5 एक अपरमेय संख्या है। बहुत बच्चा को रट लेना चाहिए, अगर नहीं रट रहा है तो उसके लिए दिक्कत है। देखो यहां पर माना √5 एक परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √5 बराबर हम p/q लिख सकते हैं। बैठो ना, जहां p और q क्या है? p और q पूर्णांक है और सहभाज्य भी है, ये भी लिख सकते हैं। दोनों का मौसो एक। तो यहां हमने क्या लिखा कि p और q पूर्णांक है तथा p में q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड
उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। अच्छा, ये उभयनिष्ठ गुणनखंड का क्या मतलब है? कट के यदि पूर्णांक आ जाए, कभी कभी कट के पूर्णांक नहीं भी आता है, जब हर बड़ा हो, जब हर अगर अंश बड़ा है तब कट के पूर्णांक आ जाए, ठीक है, कट के पूर्णांक नहीं भी आएगा। अगर मान लो कट के पूर्णांक आ गया है तो फिक्स है कि उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो अब मान लो कि कई बार ऐसा भी होता है कि कट के पूर्णांक नहीं आए, कैसे? तो अब मान लो 8/6 है, इसमें भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है, समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन अगर 8/4 है तो पक्का इसमें कॉमन गुणनखंड है, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो हमारा ये कहना है कि दोनों ही स्थिति में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन यहां जो हम पी बाई क्यू लिए हैं वो 8/7 है। ये ऐसा ही कट के भिन्न बने रहेगा, माने कटबे नहीं करेगा, इसका मौसो 1 है, यानी वो दोनों संख्या सह अभाज्य। क्लियर है कि नहीं? यहां तक समझने में कोई दिक्कत है? अब देखो कि इसको हम आगे बढ़ाएंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर दोनों तरफ अगर हम वर्ग कर रहे हैं तो √5 का स्क्वायर करेंगे, p²/q² होगा, ये हो जाएगा 5 इंटू क्यू बराबर p/q इंटू p। अब एक बात बताओ, यदि 8/7 में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो 8 × 8 में उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा? 8 × 8 × 8 में उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा? 75 को 8 लिख देंगे तो ये उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। जब P में Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो P इंटू P में भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। और जबकि P इंटू P/Q का रिजल्ट 5Q है, इसका मतलब ये पूर्णांक है। इसका मतलब क्या है ये? तो अब यहां लिखेंगे जब Q पूर्णांक है, जब Q पूर्णांक है तो 5Q भी पूर्णांक है, पूर्णांक होगा और नहीं पूर्णांक होगा। हम जानते हैं कि कोई पूर्णांक यदि परिमेय संख्या के बराबर हो, परिमेय संख्या के बराबर हो तो उसके अंश और हर में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। समझ में आ रहा है? मतलब क्या है कि यदि परमेय संख्या के बराबर यदि पूर्णांक आ गया है, इसका मतलब है कि P में Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अर्थात यहां क्या लिखेंगे? अर्थात P में Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो हमारे मानने का विरोध करता है। यहां लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ। तो इसमें कहां दिक्कत है? देखो, ये जो लिखे हो इसमें भाषा में थोड़ा बदलाव हो सकता है। यदि तुम्हारी समझदारी है, अपने समझ से तुम लिख रहे हो, तो भाषा में बदलाव क्यों नहीं होगा? हम अभी ये लिखे तो नहीं भाषा में बदलाव है, पिछला नहीं लग रहा, लेकिन समझना जब Q पूर्णांक है तो 5Q भी पूर्णांक होगा। और हम जानते हैं कि पूर्णांक यदि किसी परमेय संख्या के बराबर हो तो उसके अंश और हर में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अर्थात P में Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अर्थात P में Q का क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और जो हमारे मानने का विरोध करता है, हम शुरू में माने थे क्या? P में उभयनिष्ठ गुणनखंड P में Q का नहीं है,
पी में क्यू का उभयनिष्ठ पूर्णखंड, और नीचे हो गया कि है। इसीलिए मेरा मानना गलत, हम जो माने थे ऊपर में वही गलती मान लिए कि √5 पर में, इसीलिए √5 क्या है, अपर में। कर्म जरूर बच्चा होगा जो अब परीक्षा में इसको छोड़ेगा। लेकिन एक सवाल इसी तरह का रहेगा, इससे अलग तरह का सवाल रहेगा कि 2√5 अपर में संख्या है, इसको कैसे करेंगे? सेम 2√5 कह रहे हैं तो यहाँ 2√5 लिखेंगे, यहाँ वर्ग करेंगे ना तो 2 का स्क्वायर 4 और √5 का 5, 20 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 20 क्यू, क्यू पूर्णांक है इसीलिए 20 क्यू पूर्णांक है। सब खेल वही हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा हो सकता है कि नहीं? अब अगर कहेगा 1/√2 को अपर में संख्या साबित कर, क्या करोगे? इसको पलट देंगे, ऐसे भी हो जाएगा, पलट भी देंगे, और नहीं तो हर का परमयीकरण कर देंगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? हर का परमयीकरण कर देंगे। क्लियर है कि नहीं? हाँ। तो अगर √2 अपर में संख्या, नहीं तो एक सीधा और तरीका है, 1/√2 है ना, उसमें √2 को अपर में संख्या सिद्ध कर ले। इसको माना कि √2 एक अपर में संख्या, क्या कर लोगे? क्लियर है कि नहीं? तो √2 एक अपर में संख्या सिद्ध कर लोगे। यहां जब आएगा कि √2 एक, माने यहाँ √2 अपर में परमेय संख्या मानोगे, यहां आएगा कि √2 एक अपर में संख्या है, एक लाइन खाली बढ़ा देना कि शून्योत्तर परमेय संख्या और अपर में संख्या का जो योग होगा वो अपर में होगा, घटाओ अपर में होगा, गुना अपर में होगा, भाग भी अपर में। नहीं पकड़े क्या? शून्योत्तर का मतलब शून्य को छोड़ के, √2 क्या है पहले वो बता। तो √2 अपर में तो तुम साबित कर ही नहीं लोगे। हाँ, अगर 1/√5 करना था, मान लो 1/√5 को अपर में साबित करना। अब यहां के बाद हम रेफरेंस दे रहे कि चूंकि शून्योत्तर परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भाग अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। इसीलिए 1/√5 अपरिमेय संख्या है। तुम ये बहुत आसान है, खाली इतने को नहीं याद करना है। अगर √5 हमको कहा, 1/√5 कह रहा था, हम √5 कर देंगे। 1/√2 कह रहा था तो हम √2 कर देंगे, और √2 करके यहां तक ले आएंगे, √2 अपर में संख्या है। अब ई लाइन समझो, शून्योत्तर पर में संख्या का मतलब ये हो गया शून्य को छोड़कर एक में √5 से हम भाग देंगे तो 1/√5 होगा, ऊपर में होगा कि अपर में होगा? शून्य अपर में। अब कभी ऐसा सवाल भी रहता है 2 - √3 एक अपर में संख्या, ये साबित, तो उसका दो तरह से साबित कर सकते हो। एगो तो √3 अपर में संख्या साबित कर लोगे, और फिर यहां लिखोगे शून्योत्तर परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का घटाव अपरमेय संख्या होता है, इसलिए 3 - √3 अपरमेय संख्या। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? नहीं तो उसका एक और तरीका है। मान लो ये क्वेश्चन है जो बाहर का है, 3 - √3 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध कर। मान लो ये सिद्ध करना, तो इसको कैसे करेंगे? माना 3 - √3 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए 3 - √3 बराबर p/q, जहां p/q क्या है? p और q क्या है? पूर्णांक है। इसमें ज्यादा नहीं लिखना है उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? 3 - p/q बराबर √3, तो 3q - p/q बराबर √3। यहां लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे? 3q - p/q एक परिमेय संख्या है, और √3 एक अपरिमेय संख्या है।
दोनों बराबर नहीं हो सकता है, दोनों बराबर नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। अतः हमारा मानना गलत है कि 3 माइनस रूट थ्री एक पढ़ में है, इसलिए 3 माइनस रूट थ्री एक अपर में। मेरी बात समझेगी? ये भी एक तरीका है इस तरह के सवाल के। इसी तरह के सवाल के लिए इस तरीके से भी बना लेंगे, यहां तक आ जाएंगे रूट थ्री एक अपर में संख्या, तब खाली लिख देंगे शून्योत्तर पर में संख्या शून्य को छोड़कर, इसीलिए शून्योत्तर लिखा हुआ है। तुम ऐसे भी हिंदी में लिख सकते हो, शून्य को छोड़कर पर में संख्या और अपर में संख्या का घटाव अपर में संख्या होता है, इसलिए 3 माइनस रूट थ्री अपर में संख्या है। बताओ दिक्कत है समझ में? किसी तरह का दिक्कत है? तो ये तो 3 गो सवाल हो गए। अगर आप इसमें उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं, और नहीं उतारना चाहते हैं तो ये तो वीडियो जाइए रहा है, आप मोबाइल में देख लीजिएगा, कोई दिक्कत? हम एडिट करके डाल देंगे, कोई टेंशन है क्या? मेरे या कोचिंग के फोन का स्टेटस पे, व्हाट्सएप स्टेटस पर जाकर के सेंसस ट्यूटोरियल का व्हाट्सएप चैनल है, एक तरह का वो ग्रुप है, उसको छू दोगे अंगूठा से तो तुम्हारा नंबर उसमें जुड़ जाएगा। और घबराने की कोई बात नहीं, तुम्हारा नंबर किसी को नहीं दिखेगा, ये ऐसी व्यवस्था है। धीरे धीरे हम डिजिटल हो रहे हैं, लेकिन अभी आप उसको सब्सक्राइब कर लोगे तो हम ये फोटो उसमें डाल देंगे। हम चौथा सवाल बनाए, ये पहला मिटा के। शून्यांक और गुणांक के बीच संबंध स्थापित करें। बहुत हल्का क्वेश्चन, बहुत ज्यादा। अब इसमें क्या करना है, या तो एबीसी से बना लीजिए, ये सबसे हल्का है, फर्स्ट इंटू लास्ट हो सकता है, आप नहीं सोच पाए। ए बराबर कितना है 1, बी बराबर कितना है 7, सी बराबर कितना है 10। डी का सूत्र क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 गुने 10, 7 7 49 और 4 दहे 40, 9 आया। अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a, माइनस बी का मतलब माइनस 7 रूट अंडर 9 बटे 2 गुने 1, तो माइनस 7 प्लस 3 बटे 2, यानी माइनस 4 बटे 2, कट के आएगा माइनस 2। बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, माइनस 7 माइनस रूट अंडर 9 बटे 2 गुने 1, माइनस 7 माइनस 3 बटे 2, माइनस 10 बटे 2, माइनस 5। हुआ कि नहीं? अल्फा और बीटा निकल गया है। अब लिखेंगे जांच। क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा कितना है? माइनस 2 और माइनस 5, प्लस करेंगे भी ना तो ये प्लस माइनस माइनस से हो जाएगा। माइनस बी का मतलब माइनस 10, सॉरी माइनस 7 अब बटे ए के जगह पर 1, तो माइनस 7 बराबर माइनस 7। यहां लिखेंगे जांच सही है। कोई दिक्कत है? जांच सही है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये चौथा सवाल बन गया है। पांचवा सवाल क्या कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर, ये जो है पांचवा सवाल है, इसमें पी एक्स क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, और बताते हैं कि जी एक्स से भाग देने पर भागफल यानी कि क्यू एक्स जो है x माइनस 2 है। इतना बताने के बाद भी कुछ बच्चा बात कर रहा है। और आर एक्स कितना है, माइनस 2x प्लस 4। हमको जी एक्स ज्ञात करना है। ये सवाल उसी से नहीं बना जो चौथा में भाग जांच करने की विधि नहीं जानता था। चौथा में सीखना था 4 क्लास में भाग जांच करने की विधि, ये यूक्लिड के द्वारा ही दिया गया था। चौथा में ही ये बात आता है 4 क्लास में। हमको भी दिया गया था, हम भी सीखे, लेकिन उस समय ये नहीं जानते थे। 10वां माह कैसे क्या चाहिए, यूक्लिड दिया। तो ये क्या है, जांच का क्या है उसका सूत्र, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो यहां पर भाज्य है पी एक्स और भाजक है जी एक्स, तो पी एक्स बराबर हो जाएगा जी एक्स गुने क्यू एक्स प्लस आर एक्स, माने भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल
प्लस शेषफल। यहाँ तो भागफल QX दिया है और RX का मतलब शेषफल में दिया है, और PX कितना है, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। GX का GX से रहने देंगे क्योंकि ये तो मालूम ही नहीं हमको। और QX कितना है, x माइनस 2 है ना, x माइनस 2 गुना में है तो इसे दे दिए। और RX कितना है, माइनस टू एक्स प्लस 4। अब बताओ, ये तो दोनों गुना में ही है, पहले ये दोनों इधर जाएगा, तो x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 प्लस 2x माइनस 4 बराबर हो जाएगा gx इंटू एक्स माइनस 2। होगा कि नहीं? अब ये हल होगा इतना दूर, x³ माइनस 3x स्क्वायर 2x और x कितना हो गया 3x, 2 में से माइनस 4 जाएगा तो माइनस 2 बराबर gx इंटू एक्स माइनस 2। अब यदि हम gx खाली निकालेंगे तो क्या होगा, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बटे x माइनस 2। अब यदि हम x माइनस 2 से इसमें भाग दे दें तो हमारा gx का मान निकल जाएगा। अब भाग देने भी आएगा तब ना, भाग कैसे देंगे, तो भाग देंगे, कैसे भाग देंगे वो हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे भाग देंगे, भाग कैसे देंगे। यहां भाग भी आप सीख सकते हैं अगर आप अभी तक नहीं सीखे। तो x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, हमको x माइनस 2 से भाग देना है। हमको इसका पहला पद देखना, यहां भी पहला, तो हमको x स्क्वायर से देना होगा तब x³ आएगा। अब माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, ऊपरों में x स्क्वायर 3x स्क्वायर है तो एक जाति हो गया। अब माइनस 3x स्क्वायर में प्लस 2x स्क्वायर की क्रिया होगी तो क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और समान चिन्ह घटाव की क्रिया होगी, माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस 3x माइनस 2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर लाने के लिए माइनस एक्स से देंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x। अब यहां पर प्लस, यहां माइनस, खत्म, ये हो जाएगा x माइनस 2, यहां प्लस 1 से देंगे ये x माइनस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस 0 हो जाएगा या कट जाएगा ये। तो हम क्या लिखेंगे, gx बराबर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही आंसर। तो 5वां सवाल समझने में दिक्कत है क्या? यही सवाल आएगा, ये जरूरी नहीं है। एगो और है बहुपद में सवाल, दूगो शून्यांक दिया रहेगा, कहेगा दूगो और ज्ञात कीजिए, दूगो शून्यांक दिया रहेगा, कहेगा एगो और ज्ञात कीजिए, त्रिघातीय बहुपद रहे तो 4 गो वाला रहेगा तो दूगो देगा रहेगा, दूगो निकालना है। त्रिघातीय रहेगा तो दूगो देल रहेगा, एगो निकालना है, एगो देल रहेगा, दूगो निकालना है। तो वो सवाल शायद इसमें नहीं है, नहीं है ना, वो सवाल इसमें नहीं है। और अब है छठा सवाल क्या है, सबसे हल्का सवाल 5 नंबर। समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, है ना। समीकरण 1 से क्या करेंगे, 1 से क्या होगा, x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा y माइनस 1। ये समझ रहे हैं कि नहीं, y हो गया प्लस में 1 था तो हो गया माइनस। अब यहां लिखेंगे समीकरण के लिए, चार्ट भी लिखते हैं या हल समुच्च भी लिखते हैं, जो लिखना है लिखते हैं। समीकरण के लिए चार्ट, तो चार्ट हम बना रहे हैं तो अब दूगो कम से कम जरूर लिखेंगे एक्स वाई, और दूगो अपने मन से। y का मान अगर हम 1 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 लेंगे तो ये 1 है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या है, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, तो 3x बराबर हो जाएगा कितना, 12 माइनस 2y, x बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2y बटे 3। समीकरण के लिए चार्ट क्या होगा बताओ, फिर से यहां पे चार्ट बनाएंगे, इधरे बना लो, x y। अब बताओ कि क्या करेंगे इसमें, यहां पर रखा 0, ये 12 होगा, 3 चौका 12 होगा, 4 से कटेगा,
और x का मान अगर y का मान 3 रखेंगे, सॉरी। तो अब बताओ ये कर लिए हैं। ये करने के बाद क्या करेंगे, ये x एक्सिस है, ये y है, और कोई माइनस में नहीं ना है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 माइनस -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, ये y डैश है, ये x डैश। आपको ग्राफ में बनाना चाहिए। तो क्या है, पहला 0 1, तो 0x का y का 1, ये हो जाएगा 0 1 हुआ 1। उसके बाद 1 2 उसमें, और इसका क्या होगा 1 2, तो 1 ये है और 2 यहां है। इस दोनों लाइन को मिला करके यदि हम खींचेंगे तो लाइन ऐसे आएगा। इसका नाम क्या होगा, x - y + 1 = 0। दूसरा है 4 0, 4 किधर है, यहां, 4 0 यही हुआ। और दूसरा है 2 3, तो 2 यहां है और 3 यहां है। तो इस तरह से इसको मिला करके ऐसे खींच देंगे, और ये जो इसका नाम होगा, इसका नाम क्या है, 3x + 2y - 12 = 0। कह रहा है त्रिभुज का तीनों नियामक लिखिए, बना हुआ जो त्रिभुज, त्रिभुज बना है कि नहीं है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इसका नियामक लिखना है। तो ई एगो बिंदु होगा, एगो बिंदु ये होगा, एगो बिंदु ये होगा। यहां लिखेंगे त्रिभुज के नियामक, क्या होगा, नियामक बराबर होगा, एगो होगा -1 0, दूसरा होगा 2 3, और तीसरा होगा 4 0। यही आंसर होगा। तो बताओ छठा समझने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं है दिक्कत। सतमा क्या है, 3x बटे 2 -5y/3 बराबर -2। दूसरा समीकरण है x/3 + y/2 बराबर 13/6। सबसे पहले इस समीकरण को छोटा करेंगे, मतलब सामान्य रूप में लाएंगे। समीकरण 1 से क्या करेगा, लघुत्तम ले लेगा, 6 होगा, तो 9x होगा, 10y होगा, और इधर कितना होगा, -2। तो 9x - 10y बराबर कितना आएगा, -12 आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसे कर सकते हो। उसके बाद क्या होगा कि प्रतिस्थापन करना है, तो 9x बराबर कितना हो जाएगा, 10y + -12, 10y -12, क्योंकि 12 पहले से ही माइनस में। x बराबर हो जाएगा 10y - 12/9। आया कि नहीं। समीकरण 2 में क्या है, समीकरण 2 से उसको भी हल करेंगे तो 6 आएगा। ये हो जाएगा 2x + 3y बराबर 13/6, 6 6 कैंसिल हो जाएगा, 2x + 3y बराबर 13। अब यहां रखेंगे कि वो x का मान रखने पर तो देखो यहां रखेंगे मान, तो क्या होगा, x का मान है ना, तो 2 × 10y - 12/9 और +3y बराबर 13 होगा। अब यदि हम हल करेंगे तो 10 दूनी 20y, कितना होगा, 20y - 24/9 और +3y बराबर 13। अगर हम और इसको हल करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम ले लेंगे, 20y - 24 और +9 27y अब बटे 9 बराबर 13। उसको और हल करेंगे तो क्या होगा, पक्षांतर करेंगे ना, तो पक्षांतर करेंगे तो कैसे होगा वो देखो। पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, 20 और 27 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 47y -24 बराबर हो जाएगा 13 17 से 117। तो 47y बराबर कितना हो जाएगा, 117 + 24।
तो 47y बराबर कितना हो जाएगा? 7 4 11 का 1, 2 1 3, 1 4, 1 का 1 को, y बराबर हो जाएगा 141 बटे 47। तो 7 तिया 21 होता है, 4 तिया 12, 3 बार में कट जाएगा, y बराबर 3 आया। अब x बराबर कितना है? 10y माइनस 12 बटे 9। तो 10 गुने 3 माइनस 12 बटे 9, तो 10 तिहाई 30 माइनस 12 बटे 9, 18 बटे 9, तो कितना आएगा? 2। तो इसीलिए x बराबर 2 और y बराबर 3, ऐसे तब आंसर लिख। बताओ ये 7वां सवाल समझने में दिक्कत है? 8वां सवाल कह रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी भाड़ा सम्मिलित किया गया है। एक नियत भाड़ा है और प्रत्येक किलोमीटर पर कितना चलना है वो भी इसमें लिया गया है। 10 किलोमीटर चलने पर 105 रुपया लगता है। तो नियत भाड़ा कितना हो जाएगा? नियत भाड़ा बराबर हो जाएगा x, अब प्रति किलोमीटर पर प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा? भाड़ा बराबर y। तो प्रश्न से क्या होगा? तो प्रश्न से होगा x प्लस 10y बराबर 105 और x प्लस 15y बराबर 155। अब बताओ घटाने पर क्या करेंगे? घटाने पर माइनस 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 खत्म, तो माइनस 5y बराबर हो जाएगा माइनस 50, माइनस माइनस 5 10 50, y बराबर 10 है। समीकरण एक में y का मान रखने पर, तो बताओ क्या होगा? x प्लस 10 गुने 10 बराबर 105, x प्लस 100 बराबर 105, x बराबर 105 माइनस 100, x बराबर 5 आ गया। यहां लिखेंगे 25 किलोमीटर यात्रा करने का भाड़ा कितना होगा? तो 25 नहीं 5 प्लस 25 गुने 10, माने एगो नियत है 5 रुपया लगवे करेगा, ये हो जाएगा 5 प्लस 250 यानी 255 रुपया हो। 255 रुपया हुआ कि नहीं? अब कह रहा है कि 9वां में a और b किन मानों के लिए निम्नलिखित तरह की समीकरण युग्म में अपरिमित रूप से अनेकल होगा? 9वां देखो, तो 3x प्लस 2x प्लस 3y बराबर 7 है। a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई बराबर 3a प्लस बी माइनस 2। अनेक हल होने के लिए क्या शर्त है? अनेक हल होने के लिए शर्त क्या है? होने के लिए शर्त क्या है बताओ? 2 बटे a माइनस बी बराबर 3 बटे a प्लस बी बराबर 7 बटे 3a प्लस बी माइनस 2। तीनों बराबर होगा, पहला दोनों बराबर करेंगे। यदि 2 बटे a माइनस बी बराबर 3 बटे a प्लस बी, तो कोना कोनी गुना करोगे तो 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b हो गया कि नहीं? सबको इधर ही ले आओ, तो 3a 2a में घटेगा तो माइनस a प्लस 5b बराबर 0, ये समीकरण 1 हो गया। यदि क्या, तो 3 बटे a प्लस बी बराबर 7 बटे 3a प्लस बी माइनस 2, तो गुना कर लो तो 9a प्लस 3b माइनस 6 बराबर 7a प्लस 7b। सबको इधर ले आओ, 7a 9a में से घटेगा तो 2a, 3b में 7b घटेगा तो माइनस 4b, 6 उधर लेके चले जाओ, ये समीकरण 2। अब यदि हम समीकरण 1 को समीकरण 1 गुने 2 कर जोड़ने पर करेंगे, जोड़ने पर तो क्या होगा? 1 को 2 से गुना करो माइनस 2a प्लस 10b बराबर 0, यहाँ है 2a माइनस 4b बराबर 6। जोड़ेंगे तो ये दोनों खत्म, ये घटेगा तो 6b बराबर 6, तो b बराबर कितना हो जाएगा?
b बराबर हो जाएगा 1 होगा। समीकरण एक में b का मान रखने पर तो बताओ -a + 5 × 1 बराबर 0, -a + 5 बराबर 0, -a बराबर -5, a बराबर 5, यही आंसर हुआ। तो बताओ तुमको समझने में कोई दिक्कत है? तो a और b का मान आ गया। ये 7वां मिटाना चाहेंगे बिना किसी से पूछे, और तुमको हम 10वां बताना चाहेंगे। 10वां बताना चाहेंगे। अच्छा 10वां देखो क्या है। एक नाव 10 घंटे में 30 किलोमीटर जाता है और 44 किलोमीटर आता है। 10 नंबर सवाल है, ये उदाहरण का 19 नंबर है ना। और हम बोल दिए थे कि वो तो देंगे टेस्ट, तो तुम लोग तैयारी करके नहीं आए। माना नाव की चाल बराबर x, धारा का कितना होगा? धारा की चाल बराबर y, तो अनुकूल क्या होगा? धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या होगा? नाव की चाल, यही समझना है, x + y होगा। अब प्रतिकूल क्या होगा? x - y। प्रश्न से क्या कह रहा है? अब बताओ 10 घंटा में जाता भी है और आता भी है, तो पहले प्रतिकूल जाता है तो 30 किलोमीटर जाता है तो 30/x - y होगा। और 44 किलोमीटर आता है तो 44/x + y होगा, बराबर 10 होगा। समझना पड़ेगा, ये दूरी है और ये चाल है, तो दूरी बटे चाल करेंगे तो समय निकलेगा। इसमें भी दूरी बटे चाल करेंगे तो दोनों समय जो है तो जोड़ेंगे तो 10 घंटा। पुनः क्या होगा? 40 है प्रतिकूल, तो 40/x - y और प्लस 55/x + y बराबर 13। चाहे तो इस दोनों समीकरण को डायरेक्ट हल कर सकते हैं कि नहीं? कैसे? 30 और 40 है ना, इसको गुना कर देंगे 4 से, इसको गुना कर देंगे 3 से। यहां लिखेंगे समीकरण 1 × 4 और 2 × 3 कर घटाने पर, क्या करने पर? अब बताओ, गुना कर लो। 120/x - y, 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 176/x + y, 10 चौका 40। 3 से गुना करो 120/x - y, अपांतिया 15, अपांतिया 15 1 16, 165/x + y, तेरतिया 39। घटाओगे ना तो ये तो खत्म हो जाएगा। ये क्या होगा? 176/x + y - 165/x + y बराबर 1। पूरा प्रैक्टिस करना, ठीक है? और तोड़ना नहीं है नियम, कह दिए आना है तो आना, अपने मन से कोई डिसीजन नहीं लेना। अब बताओ घटाएंगे तो क्या होगा? x + y, जब मान लो हर समान है तो डायरेक्ट ऊपर वाला घटा के लिख, भिन्न का घटाव करने की जरूरत। 176 में से 165 घटाओगे 10 में 11 बचेगा, 1 आया। अब बताओ क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो x + y बराबर 11 आएगा। क्या आएगा? अब समीकरण एक में x + y का मान रखने पर, अरे y का मान आया है जो तुम y रखेगा, किसका आया है? x + y। अब देखो समीकरण एक क्या है? 30/x - y प्लस 44/x + y बराबर 10। तो 30/x - y प्लस 44/11 बराबर 10। 11 चौका 30/x - y बराबर 10 - 4, तो 30/x - y बराबर 6।
छक्का 6, 6 5 30, एक्स माइनस वाई बराबर 5, समीकरण 2। तुम ये मत समझो कि हल हो गया। अब ये समीकरण 3 है, ये समीकरण 4, यहां लिखेंगे समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर तो x प्लस वाई बराबर 11 और x माइनस वाई बराबर 5, तो y खत्म, 2x बराबर 16, तो x बराबर 8, यानी नाव की चाल क्या है? नहीं, अभी मत लिखो। समीकरण 3 में x का मान रखने पर क्या होगा बताओ? 4 में रखोगे? हौला, हाँ ठीक है, तो हौला होगा तो x माइनस वाई बराबर 5 है, तो 8 माइनस वाई बराबर 5, तो माइनस वाई बराबर 5 माइनस 8, माइनस वाई बराबर -3, तो खत्म, y बराबर 3 हो गया ये। और जब ये हो गया है रे बाबू, तो अंतिम में हमको नाव और धारा की चाल लिखनी पड़ेगी, लिख देंगे। अब बताओ, लिखनी पड़ेगी कि नहीं? हाँ, क्या करेंगे बताओ? नाव की चाल बोलो, क्या है नाव की चाल? बोलो ना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल बताओ, 3 किलोमीटर प्रति। यही आंसर। ये 10 सवाल घर से बना के लाना है, ये होमवर्क। समझ में आया कि नहीं?